आइए बेटा, अब हम आ रहे हैं अपने एमसीक्यू नंबर 56 पे। कह रहा है डैश मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज यूजफुल व्हेन प्राइस आर राइजिंग। बेटा प्राइस बढ़ रहा है मटेरियल का, तो कौन सा बेस्ट मेथड होगा? तो देखो बेटा, अभी अभी हमने अभी लास्ट वीडियो में बेटा हमने 55 नंबर एमसीक्यू करा था और उसके बारे में ये सारा डिस्कशन करके मैंने बताया था अगर प्राइस बढ़ रहा है, राइजिंग ट्रेंड है, तो बेस्ट क्या होता है बेटा? लीफो। तो इसी क्वेश्चन को बेटा क्या कर दिया, यहां पर घुमा फिरा के दोबारा से पूछ दिया गया। डैश मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज यूजफुल व्हेन प्राइस आर राइजिंग। प्राइस बढ़ रहा है तो बेटा हमारे लिए बेस्ट पिक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन देगा? लीफो देगा। तो इसका आंसर है बेटा लीफो। नेक्स्ट आ रहा है बेटा यहां पे, बिल ऑफ मटेरियल एक्ट एज एन authorization to the store department in procuring the material and all the material listed on the bills are sent to the। सबसे पहले बेटा ये बिल्स ऑफ मटेरियल होता क्या है? इसको शॉर्ट में बेटा, बिल्स ऑफ मटेरियल को शॉर्ट में बेटा बॉम बोला जाता है। बॉम, बिल्स ऑफ मटेरियल क्या होता है ये बेटा? मान लो बेटा हमारे पास एक जॉब आई, तो हमारी कंपनी का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वो इस जॉब का इवैल्यूएशन करता है और इवैल्यूएशन करने के बाद ये फाइंड आउट करता है कि इस जॉब में कितने टाइप्स का मटेरियल यूज होगा और उसकी कितनी कितनी क्वांटिटी यूज होगी। हमारी कंपनी का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, जॉब का एनालिसिस करके फाइंड आउट करेगा कि इस जॉब को कंप्लीट करने में कितने टाइप का मटेरियल लगेगा और हर टाइप ऑफ मटेरियल की कितनी कितनी क्वांटिटी कंज्यूम्ड होगी। ये सारा एनालिसिस कौन करता है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने क्या करा, एक पेपर के ऊपर लिख दिया कि इस जॉब के लिए ये मटेरियल लगेंगे और इसका इतना इतना क्वांटिटी लगेगा। और ये जो डॉक्यूमेंट है अब ये ट्रांसफर करते हैं कहां पे? स्टोर को। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करेगा स्टोर को कि हमारे पास ये जॉब आई है और उस जॉब के लिए ये मटेरियल इतना इतना क्वांटिटी क्या करो, इशू कर दो। अगर आपके पास नहीं है कोई मटेरियल तो इमीडिएटली क्या करो, परचेज करो। तो जैसे ही परचेज होके क्वांटिटी आ जाएगा, मटेरियल आ जाएगा, तो जितना क्वांटिटी उस डॉक्यूमेंट में प्रिस्क्राइब्ड है उतना क्वांटिटी स्टोर क्या करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर देगा ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ये जॉब आसानी से कंप्लीट की जा सके। तो बेटा यहां पे लिखा हुआ है कि बॉम एक्ट एज एन ऑथराइजेशन टू द स्टोर डिपार्टमेंट। ये जो बिल्स ऑफ मटेरियल है ये स्टोर डिपार्टमेंट को बेटा अथॉरिटी देता है कि वो क्या करे, अगर उसके पास मटेरियल नहीं है तो वो बाजार से खरीदे, प्रोक्योर करे और उसके बाद वो उस जितना भी मटेरियल लिस्टेड है, जितनी जितनी क्वांटिटी बताई है बिल में तुम्हारी, वो किसको भेज दे बेटा? किसको भेजेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो इसका आंसर है बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसका आंसर है बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। समझ में आया बेटा? चलिए आइए बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड चार्ज टू प्रोडक्शन इज नॉट एट एक्चुअल कॉस्ट। बेटा ये नीचे कुछ मेथड बताए हुए हैं और इसमें से बताना है बेटा, कि हमारा जो चार्ज टू प्रोडक्शन है वो एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर नहीं हो रहा। अब देखो बेटा होता क्या है, जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम उस कॉस्ट को क्या करते हैं बेटा, एक्चुअल में जो कॉस्ट लगी है उसको रिकॉर्ड करते हैं। हमारे पास कोई जॉब आई, उस जॉब को कंप्लीट करने में जो भी एक्चुअल कॉस्ट लगेगी बेटा हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन ये हमसे एमसीक्यू कह रहा है कि बताओ बेटा नीचे दिए हुए कुछ ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर चार्ज यानी रिकॉर्डिंग नहीं करता, चार्ज नहीं करता प्रोडक्शन की कॉस्ट को। चार्ज टू प्रोडक्शन इज नॉट एट एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर आप चार्ज नहीं कर रहे। तो पहला मेथड है बेटा वेटेड एवरेज मेथड।
तो वेटेड एवरेज मेथड के अंदर बेटा आपने याद हो, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था बेटा वेटेड एवरेज प्राइस हम कैसे निकालते हैं। सर हम वैल्यू को ना डिवाइड कर देते हैं क्वांटिटी से। सर वैल्यू को डिवाइड करते हैं हम क्वांटिटी से, तो सर हमारा वेटेड एवरेज प्राइस निकल के आ जाता है। तो बेटा यहां पर हो, अगर आपको थोड़ा सा याद हो रेगुलर क्लासेस में, तो बेटा मैंने वेटेड एवरेज मेथड में बताया था कि जब भी हम परचेज करते हैं, जब भी हम परचेज करेंगे तो हमारा प्राइस क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यानी इस मेथड के अंदर भी अगर आप नोटिस करोगे ना, तो जिस प्राइस पे हमने मटेरियल खरीदा था उस प्राइस पे इशू नहीं होता, क्योंकि वो प्राइस क्या हो चुका है बेटा, वेट के अकॉर्डिंग एवरेज हो चुका है। तो यानी इस मेथड के अंदर एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर हमारा प्रोडक्शन में चार्जिंग नहीं होती, एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर चार्जिंग नहीं होती। दूसरा स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, बेटा इस मेथड के अंदर हम सारी कॉस्ट को बेटा रिकॉर्ड करते हैं किस पे, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो यानी यहां पर भी एक्चुअल कॉस्ट पे रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। तीसरा रिप्लेसमेंट मेथड कहता है बेटा, मान लो कोई मटेरियल मैंने खरीदा था 5 रुपए का, ये मेरे स्टोर में पड़ा हुआ है, लेकिन अगर मैंने ये मटेरियल प्रोडक्शन में यूज करा तो ये मटेरियल मेरे पास खत्म हो जाएगा और मुझे बाजार से नया मटेरियल लेके आना पड़ेगा, और मान लो न्यू मटेरियल का प्राइस चल रहा है 6 रुपए। तो ये मेथड कहता है रिप्लेसमेंट मेथड कि अब आपको प्रोडक्शन के अंदर कॉस्ट को 5 रुपए नहीं दिखाना, जबकि इसकी क्या दिखानी है बेटा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। यानी ये मटेरियल अगर आपने यूज कर लिया तो इसकी जगह जो दूसरा मटेरियल आएगा उसकी कॉस्ट को लेना ही क्या कहलाता है बेटा, रिप्लेसमेंट मेथड कहलाता है। आपके पास कोई मटेरियल पड़ा है बेटा, अगर आप उसको यूज कर लेते हो और उसकी जगह नया मटेरियल लाते हो तो ये होता है रिप्लेसमेंट ऑफ मटेरियल। बट पुराना वाला 5 का था, नया वाला 6 का है, तो रिप्लेसमेंट मेथड कहता है कि अब आप कॉस्ट 5 रुपए नहीं, कितनी दिखाओगे, 6 रुपए। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, ये जो मटेरियल गोडाउन में पड़ा है बेटा, इसको तो हमने वास्तव में, हकीकत में, रियलिटी में खरीदा कितने में था, 5 रुपए में। तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट तो अभी भी कितनी है बेटा, 5। लेकिन ये 5 रुपए वाला मटेरियल की रिकॉर्डिंग रिप्लेसमेंट मेथड के अंदर 5 रुपए में ना होकर इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो हमने एज्यूम करी है कितनी, 6 रुपए, तो 6 रुपए पर होगी। तो यानी जो एक्चुअल कॉस्ट है 5 रुपए वो भी कंसिडर नहीं हुई। तो बेटा इन तीनों मेथड के अंदर कहीं पर भी हम रिकॉर्डिंग बेटा कॉस्ट के ऊपर नहीं कर रहे, एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर नहीं कर रहे। तो इसका आंसर है बेटा ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या है बेटा, ऑल ऑफ दीज। आइए बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक रीचेस द स्टॉक कीपर शुड इनिशिएट अ परचेज रिक्विजिशन। कह रहा है इनमें से कौन सा स्टॉक लेवल अराइज होते ही, रीच होते ही स्टोर कीपर क्या करेगा, परचेज रिक्विजिशन भेजेगा। बेटा ये परचेज रिक्विजिशन क्या होती है, तो ये एक डॉक्यूमेंट है, एक लेटर है जो स्टोर भेजता है बेटा परचेज डिपार्टमेंट को कि ये वाला मटेरियल क्या करो, परचेज कर लो। बेटा गोडाउन के अंदर, हमारे स्टोर के अंदर क्या होता है, मटेरियल होता है। अब मटेरियल स्टोर से इशू होगा तो स्टोर में कम होता जाएगा, और एक पॉइंट आएगा जब हमारा स्टोर कीपर क्या करता है, परचेज डिपार्टमेंट को इंटीमेट करेगा कि आप क्या करो, ये मटेरियल परचेज कर लो। तो जब स्टोर कीपर इंटीमेट करता है परचेज डिपार्टमेंट को, तो वो एक डॉक्यूमेंट, एक लेटर बनाकर देता है बेटा, जिसका नाम होता है परचेज रिक्विजिशन। तो ये परचेज रिक्विजिशन कब यूज होगा, जब स्टोर कीपर को कोई मटेरियल परचेज करना होगा, तो वो परचेज रिक्विजिशन किसको देगा, परचेज डिपार्टमेंट को कि ये मटेरियल क्या करो, परचेज करो। अब बेटा याद करो, स्टोर कीपर बेटा मटेरियल परचेज कब करता है, कब करेगा, जब रीऑर्डर लेवल क्या होता है, अराइज हो जाता है। जब रीऑर्डर लेवल अराइज होगा, तो मैंने बताया था बेटा ROL, रीऑर्डर लेवल इज अ पॉइंट एट विच ऑर्डर फॉर द नेक्स्ट मटेरियल इज प्लेस्ड।
याद आ रहा है बेटा? बिल्कुल। तो आंसर लिख लो बेटा इसका, रीऑर्डर लेवल। आइए बेटा, रीऑर्डर लेवल इज, रीऑर्डर लेवल हम कैसे निकालते हैं बेटा? कह रहा है रीऑर्डर लेवल इज लेस देन सेफ्टी स्टॉक, इक्वल्स टू सेफ्टी स्टॉक, मोर देन सेफ्टी स्टॉक और नन ऑफ दीज। बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्लासेस में बताया था बेटा, सेफ्टी स्टॉक का मतलब, सेफ्टी स्टॉक का मतलब मैंने बताया था एक अलमीरा के अंदर बेटा, एक अलमीरा के अंदर मटेरियल भर देते हैं और उस मटेरियल, उस अलमीरा के ऊपर एक ताला लगा देते हैं। एक अलमीरा में मटेरियल भर लिया जाता है और इसके ऊपर लॉक लगा दिया जाता है, और ये लॉक ओपन कब होता है बेटा? इमरजेंसी की सिचुएशन में। ये लॉक ओपन कब होगा? इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर बेटा। तो इमरजेंसी सिचुएशन में इस लॉक को खोला जाता है बेटा। और इमरजेंसी सिचुएशन कौन सी होती है? कौन सी होगी बेटा? डिले इन मटेरियल, डिले इन रिसीविंग द मटेरियल ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन, ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन। याद आ रहा है? मैंने आपको अपनी क्लासेस में जब आपको बेटा मटेरियल चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पे, किसका बेटा? किसका? कि हम मटेरियल मंगवा रहे हैं, कौन सा? सीमेंट मंगवा रहे हैं, और अचानक से बारिश आ गई। तो बेटा जो लोरी इंचार्ज है वो क्या करता है? लोरी को रोक के पूरा उसको कवर करता है ताकि मटेरियल खराब ना हो जाए, एंड वो तब तक वेट करता रहता है जब तक कि मौसम सही ना हो जाए। अब एक दिन बारिश चली तो मटेरियल एक दिन आने में क्या होगा? डिले हो जाएगा। तो इसकी वजह से बेटा हमारे पास जो स्टॉक होता है वो क्या होता है? आउट हो जाता है। दूसरा रीजन मैंने बताया था बेटा ट्रैफिक जैम। तीसरा बताया था गवर्नमेंट बैन जो 15 अगस्त और 26 जनवरी पे लगता है। तो आपको बताया गया था बेटा कि ये जो अलमीरा में मटेरियल पड़ा है बेटा, ये इन एडिशन टू होता है किसके? इन एडिशन टू होता है किसके बेटा? आपका ROL जो हम निकालते थे बेटा यहाँ पे, नॉर्मल कंजम्पशन इनटू लीड टाइम। सेकंड फार्मूला याद करो बेटा, नॉर्मल कंजम्पशन इनटू लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो सेफ्टी स्टॉक मैंने क्यों ऐड करवाया था? क्योंकि सम टाइम क्या होता है? बैड वेदर कंडीशन हो जाती है, गवर्नमेंट बैन लगा देती है, ट्रैफिक जैम हो जाता है, या कोई भी एबनॉर्मल रीजन अकर्ड होगा तो बेटा हमारा प्रोडक्शन स्टॉप ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस अलमीरा का लॉक ओपन करके मटेरियल निकाल के प्रोडक्शन क्या करते हैं? जारी रखते हैं बेटा। तो यहां पर आप देखोगे तो बेटा हमारा जो ROL है वो सेफ्टी स्टॉक से क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि ROL निकालने का एक फार्मूला ही था बेटा, लीड टाइम इनटू नॉर्मल कंजम्पशन प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो सेफ्टी स्टॉक में बेटा, सेफ्टी स्टॉक में मेरे बच्चों ये भी तो ऐड हो रहा है, तो जो ROL है वो सेफ्टी स्टॉक से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसका आंसर होगा बेटा मोर देन दी सेफ्टी स्टॉक। समझ में आया बेटा? आइए नेक्स्ट देखो बेटा, द क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम इन ABC एनालिसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे होती है बेटा? इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ मटेरियल। जिस बच्चे ने ABC एनालिसिस नहीं पढ़ा बेटा, वो मेरे YouTube चैनल पे ही, मेरे इसी चैनल पे बेटा ABC एनालिसिस की वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। उसको देखने के बाद बेटा आपके ABC के सारे MCQ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बेटा। तो चलिए बेटा नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टॉक कंट्रोल एम्स एट कॉन्सेंट्रेटिंग एफर्ट ऑन सिलेक्टेड आइटम ऑफ मटेरियल। तो बेटा ABC एनालिसिस, इसका भी आंसर यहाँ पर ABC एनालिसिस सिस्टम। ABC एनालिसिस सिस्टम की वीडियो जब आप देखोगे तो मैंने बताया हुआ था बेटा कि कौन सी कैटेगरी का मटेरियल, कौन सी कैटेगरी का मटेरियल को की कंट्रोलिंग कौन पर्सन करेगा। जैसे कंपनी में डायरेक्टर हैं, वो किसकी कंट्रोलिंग करेंगे? कौन से टाइप ऑफ मटेरियल की कंट्रोलिंग करेंगे? मैनेजर किस टाइप ऑफ मटेरियल की कंट्रोलिंग करेगा? और जो हमारा उसका मैनेजर के अंदर जो काम कर रहे हैं स्टाफ बेटा, वो किस लेवल का, किस टाइप की मटेरियल का कंट्रोलिंग करेंगे। तो बेटा ABC एनालिसिस बताता है कि डायरेक्टर को किस टाइप के मटेरियल की कंट्रोलिंग करनी चाहिए, मैनेजर को किस टाइप की मटेरियल की कंट्रोलिंग करनी चाहिए, और लोअर स्टाफ को किस टाइप ऑफ मटेरियल की कंट्रोलिंग करनी चाहिए।
अब इससे क्या होता है बेटा, इन सबके एफर्ट लिमिटेड हो जाते हैं कि ये अपने अपनी इन्वेंट्री को ही क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो इनके जो एफर्ट है बेटा, इनके एफर्ट के अकॉर्डिंग ही स्टॉक कंट्रोलिंग की जाती है। तो वो कौन से सिस्टम में बताया गया है, एबीसी सिस्टम के अंदर बताया गया है। चलिए बेटा, कोई भी दिक्कत हो यूट्यूब पे एबीसी एनालिसिस की वीडियो पढ़िए बेटा, आप उसको देख सकते हैं। In which of the following method of pricing cost lag behind the current economic values? बेटा इसमें से कौन सा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, रिप्लेसमेंट प्राइस या वेटेड एवरेज प्राइस? बेटा इनमें से कौन सा है बेटा? तो इसका आंसर है बेटा कौन सा, इसका आंसर है फीफो। क्यों फीफो, समझना बेटा। हमारे पास मटेरियल पड़ा हुआ है बेटा 5 रुपए वाला, ये हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है, और बेटा आज इसी मटेरियल की बाजार में कीमत 5 रुपए से बढ़कर हो चुकी है बेटा 8 रुपए। अगर ये मटेरियल हमने यूज कर लिया, यूज इन प्रोडक्शन, तो बेटा अब हम जो नया मटेरियल लाएंगे, क्योंकि ये मटेरियल जब यूज हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, और कंपनी के पास जब भी मटेरियल का स्टॉक खत्म होता है कंपनी नया स्टॉक खरीदती है। अब वो कितने में आएगा, 8 रुपए में आएगा। तो कायदे से कहीं ना कहीं देखो बेटा, ये जो मटेरियल यूज हुआ है प्रोडक्शन में, इसकी रियलिटी में कॉस्ट 5 रुपए नहीं, कितनी थी बेटा, 8 रुपए थी। बेटा एमसीक्यू नंबर 55 यही तो समझा रहा था मैं आपको कि 5 रुपए वाला जो मटेरियल है वो हमने खरीदा था कभी 5 रुपए में, लेकिन आज उसकी वैल्यू 8 रुपए हो गई। अगर मेरा भाई आया और बोला मेरे को मटेरियल दे दो, और मैंने मटेरियल वो उठा के दे दिया जो 5 रुपए में खरीदा था, और भाई से अगर मैंने 5 रुपए ही ले लिए, तो मेरी से 5 से मटेरियल गया, जेब में 5 रुपए आए। अब जब खुद के लिए मटेरियल चाहिए, बाजार गया, कितने का है, 8 रुपए का। तो बेटा मेरे को 3 रुपए अपनी जेब से डालने पड़ेंगे या नहीं डालने पड़ेंगे, डालने पड़ेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं 3 रुपए का लॉस हुआ या नहीं हुआ, हुआ। क्यों, क्योंकि मटेरियल तो मेरे पास था, सिर्फ मेरा भाई आया और मैंने उसे मटेरियल दे दिया 5 रुपए में, तो मेरे पास मटेरियल खत्म हो गया, और मैं बाजार से लेने जब गया अपने लिए तो 3 रुपए ज्यादा देने पड़े, तो 3 रुपए का मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो बेटा यहां पे यही चीज वो हमसे पूछ रहा है बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग कॉस्ट लैग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यूज। ये जो कॉस्ट लैग आ रहा है बेटा, कॉस्ट लैग वो किस में आता है, फीफो मेथड के अंदर। क्योंकि फीफो मेथड में हम क्या करते हैं, पुराना मटेरियल जो पहले खरीदा था वो पहले यूज होगा, और बाद वाला बाद में यूज होगा। तो बेटा कायदे से जो पहले खरीदा था मटेरियल उसकी कॉस्ट 5 रुपए थी, लेकिन आज एक्चुअल कॉस्ट 5 रुपए ना होकर कितनी थी, 8 रुपए थी। लेकिन फीफो मेथड कहता है आप इसको कितने में ही दिखाओ, 5 रुपए में दिखाओ। तो 5 रुपए में दिखाने की वजह से हमें 3 रुपए का कॉस्ट में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया बेटा। यही है कॉस्ट लैग बेटा, यही है कॉस्ट लैग कि 8 रुपए दिखाने की जगह फीफो कहता है कितना दिखाओ, 5 रुपए। तो ये क्या है बेटा, कॉस्ट लैग है हमारा। तो कॉस्ट लैग बेटा अराइज होगा कहां पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्राइस मेथड के अंदर। आइए बेटा नेक्स्ट देखो, फॉर्म यूज्ड, जो हमारा फॉर्म यूज होता है, फॉर्म यूज्ड फॉर मेकिंग अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू द परचेजिंग डिपार्टमेंट टू परचेज द मटेरियल। लो बेटा अभी बता रहा था कि स्टोर डिपार्टमेंट को जब भी मटेरियल परचेज करना होता है तो वो एक डॉक्यूमेंट, एक लेटर बनाता है बेटा, उसको बोला जाता है फॉर्मल लेटर है। जो उसका नाम बताया था मैंने, क्या बेटा, क्या बताया था, बोलो, परचेज रिक्विजिशन। तो बेटा परचेज रिक्विजिशन नोट स्टोर डिपार्टमेंट बनाकर देता है किसको, प्रोडक्शन सॉरी परचेजिंग डिपार्टमेंट को, सो दैट मटेरियल परचेज किया जा सके। तो स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा बेटा, परचेज रिक्विजिशन नोट बनाएगा, किसको देगा, परचेजिंग डिपार्टमेंट को, ताकि रिक्वायर्ड मटेरियल परचेज किया जा सके। तो बेटा यहां पे इसका आंसर है बेटा परचेज रिक्विजिशन नोट। आइए बेटा नेक्स्ट देखो बेटा,
इशू रिक्वेस्ट बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू स्टोर डिपार्टमेंट। इशू रिक्वेस्ट हो गई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट भेजी कि आप मटेरियल इशू करो। किसको भेजी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने? स्टोर डिपार्टमेंट को। बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर कोई मटेरियल चाहिए तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है? एक रिक्वेस्ट बनाकर, एक लेटर बनाकर भेजेगा किसको? स्टोर को, कि ये मटेरियल इशू कर दो। तो वो जो लेटर, जो डॉक्यूमेंट बनाया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बेटा, उसको किस नाम से बुलाएंगे? यहाँ पे स्टोर रिक्विजिशन। स्टोर रिक्विजिशन, क्योंकि वो लेटर किस पे इशू हुआ है? स्टोर के ऊपर, तो उसका नाम है बेटा स्टोर रिक्विजिशन। देखो बहुत आसान है बच्चों। जब स्टोर डिपार्टमेंट को मटेरियल परचेज करवाना था परचेज डिपार्टमेंट से, स्टोर डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को बोलता है मटेरियल परचेज करना है, तो बेटा जब परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा स्टोर डिपार्टमेंट, तो वो वहां पर जो डॉक्यूमेंट बनाएगा उसका नाम था परचेज रिक्विजिशन, क्योंकि वो लेटर किसको लिखा जा रहा है? परचेज डिपार्टमेंट को, तो परचेज रिक्विजिशन हो गया। इसी तरह से जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर को लेटर लिखेगा कि ये मटेरियल इशू कर दो, तो वो लेटर लिख रहा है स्टोर को, तो वो बन जाएगा स्टोर रिक्विजिशन। क्लियर हुआ बेटा? आइए नेक्स्ट है बेटा, फॉर रिटर्न ऑफ एक्सेस मटेरियल फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू स्टोर द डॉक्यूमेंट यूज्ड इज। अब बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास कुछ एक्सेस मटेरियल चला गया था और जॉब कंप्लीट होने के बाद वो एक्सेस मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने वापसी कर दिया किसको? स्टोर डिपार्टमेंट को। तो बेटा जब वो वापसी करता है तो एक लेटर बनाता है, एक डॉक्यूमेंट बनाता है, उसका नाम क्या होता है? पहला बता रहा है मटेरियल रिटर्न नोट। तो कायदे से देखा जाए तो मटेरियल रिटर्न ही तो कर रहा है। अरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मटेरियल रिटर्न कर रहा है तो उसका नाम मटेरियल रिटर्न नोट, बिल्कुल सही है, ये भी हो सकता है। दूसरा स्टोर डेबिट नोट। भाई स्टोर के पास मटेरियल आएगा, मटेरियल एसेट्स है, एसेट्स क्या करती हैं? जब हमारे पास एसेट्स आती है तो डेबिट, तो स्टोर के लिए तो ये डेबिट नोट भी है, बिल्कुल सही है ये बात भी। शॉप क्रेडिट नोट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, शॉप का मतलब होता है बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के यहां से मटेरियल जाएगा स्टोर डिपार्टमेंट में, तो मटेरियल यानी एसेट जब जाता है तो क्या करते हैं? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो शॉप क्रेडिट नोट, ये नाम भी ठीक है। तो इसका मतलब जितने नाम दिए थे सारे नाम इसके ठीक है बेटा। तो मटेरियल रिटर्न करते समय बेटा मटेरियल रिटर्न नोट बोल दो। मटेरियल रिटर्न करते समय जो डॉक्यूमेंट, जो लेटर बनेगा उसका नाम मटेरियल रिटर्न नोट हो सकता है, स्टोर क्रेडिट नोट हो सकता है, शॉप डेबिट नोट हो सकता है, तीनों ही हो सकते हैं बेटा। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। आइए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ मटेरियल एंड कंपोनेंट। बेटा स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ मटेरियल एंड कंपोनेंट क्या होता है? अभी मैं आपको बता रहा था बेटा, अगर हमारे पास कोई नई जॉब आई है तो उस जॉब को करने में मटेरियल कौन कौन सा लगेगा, कितनी क्वांटिटी लगेगी, इसका इवैल्यूएशन एनालिसिस कौन करता है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या करता है बेटा? एनालिसिस इवैल्यूएशन करके एक लिस्ट बनाता है कि इस जॉब के अंदर ये मटेरियल लगेगा, इतनी इतनी क्वांटिटी लगेगी, और वो लिस्ट भेज दी जाती है कहां पर? स्टोर डिपार्टमेंट में, कि ये इतना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल क्या करो? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर दो। तो बेटा स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ मटेरियल के अंदर क्या क्या होता है? सबसे पहले इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बनाता है मटेरियल लिस्ट कि कौन कौन सा मटेरियल लगेगा। फिर मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट, मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट यानी कितनी कितनी क्वांटिटी लगेगी, कौन कौन सा लगेगा, कौन कौन सा लगेगा, कितना लगेगा बेटा, कितना लगेगा। और साथ साथ इन दोनों को जब वो बताकर एक लेटर बनाकर भेजेगा तो इस लेटर को बोलते हैं बेटा बिल ऑफ मटेरियल, बॉम। अभी मैं आपको बेटा पहले बता रहा था बॉम का मतलब ही क्या होता है, कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बताता है कि कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, लिस्ट ऑफ मटेरियल, स्पेसिफिकेशन कितनी क्वांटिटी लगेगी, और ये दोनों लिस्ट बनाकर भेज दी जाती है किसको?
स्टोर को कि ये मटेरियल इतना इतना क्वांटिटी क्या करो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इश्यू करो। तो स्टोर को जो लिस्ट मिली उसको बोलते हैं बेटा बॉम, बिल ऑफ मटेरियल। तो बेटा यहां पर वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड, कौन सा रिलेटेड नहीं है स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ मटेरियल एंड कंपोनेंट से, यानी बॉम्ब से रिलेटेड कौन सा नहीं है। तो बॉम्ब में तो बेटा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। कंजम्पशन स्टेटमेंट, कंजम्पशन स्टेटमेंट तो बेटा उस जॉब को कंप्लीट करने में एक्चुअल में कितना मटेरियल लगा है वो कंजम्पशन स्टेटमेंट में आता है। जबकि बिल्स ऑफ मटेरियल एस्टिमेशन के बेस के ऊपर बनाई जाती है कि इस जॉब को करने में ये मटेरियल लगेगा, इतना 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 क्वांटिटी लगेगा, इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड। और जब एक्चुअल में जॉब परफॉर्म होती है उसके बाद स्टेटमेंट बनती है कंजम्पशन स्टेटमेंट कि इस जॉब को करने में कौन कौन सा मटेरियल कितना कितना लगा, वो कंजम्पशन स्टेटमेंट है। तो बेटा बॉम्ब का पार्ट कंजम्पशन स्टेटमेंट नहीं होता। बॉम्ब के अंदर क्या होगा, कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, स्पेसिफिकेशन कितना कितना लगेगा, ये बॉम्ब है बेटा। तो यहां पे नॉट रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ मटेरियल एंड कंपोनेंट, दैट इज बॉम्ब से रिलेटेड कौन सा नहीं है, तो वो ये है बेटा कंजम्पशन स्टेटमेंट। आइए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोर रिलेटेड रिकॉर्ड्स। लो बेटा स्टोर से संबंधित रिकॉर्ड कौन सा नहीं है। हमारे पास बेटा एक स्टोर है और उस स्टोर से रिलेटेड हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टोर से रिलेटेड हमारी रिकॉर्डिंग नहीं है, ट्रांजैक्शन नहीं है। बेटा बिन कार्ड कहां से रिलेट करता है, स्टोर से, बिकॉज ये स्टोर कीपर बनाता है, स्टोर की मटेरियल को देखने के लिए कितना आया कितना गया, तो ये भी स्टोर रिलेटेड रिकॉर्ड्स को ही बता रहा है। स्टॉक कंट्रोल कार्ड्स, बेटा स्टॉक को कंट्रोल करने के लिए कार्ड बनाए होंगे, तो ये स्टॉक कंट्रोल कार्ड भी कहां होगा, स्टोर में होगा, तो ये भी स्टोर रिलेटेड रिकॉर्ड्स है। स्टोर लेजर में क्या होता है बेटा, हमारे स्टोर में कितनी क्वांटिटी है साथ साथ उसका वैल्यू भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये स्टोर लेजर भी कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होते हैं, हमारे स्टोर की इन्वेंट्री का बैलेंस से, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड इन द स्टोर। जो भी हमारे स्टोर में इन्वेंट्री पड़ी है उसका बैलेंस कौन बताता है, स्टोर लेजर। तो कहीं ना कहीं ये लेजर भी रिलेटेड है किससे, स्टोर से ही। नेक्स्ट बच गया बेटा जॉब कार्ड बेटा हमारा स्टोर से रिलेटेड नहीं होता, ये स्टोर से रिलेटेड नहीं है बेटा। जॉब कार्ड क्या है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जब कोई नई जॉब आती है ना तो उसके ऊपर एक जॉब नंबर लिखता है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलता है कि इस जॉब नंबर को यूज करना कि इसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल कितना कितना लगा, जिससे बाद में उस जॉब नंबर से आइडेंटिफाइड होगा कि हमने जो एस्टिमेशन लगाया था कि कौन कौन सा मटेरियल कितना कितना लगेगा और एक्चुअल में कौन कौन सा लगा कितना कितना लगा, कोई डिफरेंस है या फिर नहीं है। तो जॉब कार्ड बेटा स्टोर से रिलेटेड नहीं होता, तो इसका आंसर है बेटा जॉब कार्ड। बेटा सिंपल वर्ड्स में बताऊं, देखो बिन कार्ड आप जानते हो स्टोर कीपर बनाता है किस लिए, स्टोर कीपर मेंटेन करता है किस लिए, क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल बताने के लिए। तो बेटा ये तो कहीं ना कहीं स्टोर से रिलेटेड ही रिकॉर्ड है, सारा स्टोर में पड़ा हुआ मटेरियल से रिलेटेड ही तो रिकॉर्ड है। और ये जो स्टॉक कंट्रोल कार्ड है तो स्टॉक कहाँ होता है, स्टोर में, तो ये भी स्टोर से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अपने पास स्टोर लेजर बनाती है जिससे वो क्या करती है, कंट्रोलिंग करती है कि कितना मटेरियल पड़ा है, कितनी वैल्यू वाला पड़ा है, तो वो भी कहीं ना कहीं स्टोर से रिलेटेड ही हमारे क्या है, रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन जॉब कार्ड, बेटा जॉब कार्ड यूज होता है जॉब, और जॉब कहां पर परफॉर्म होती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो बेटा ये जॉब कार्ड कहां से रिलेटेड रिकॉर्ड्स है, हमारा प्रोडक्शन रिलेटेड रिकॉर्ड्स है बेटा। ये प्रोडक्शन रिलेटेड रिकॉर्ड्स है जिसमें हम बाद में पता करते हैं कि भैया ये वाला जॉब कौन से नंबर पे परफॉर्म हुआ था, तो ये क्या है, प्रोडक्शन रिलेटेड रिकॉर्ड्स है बेटा। समझने के लिए मैं आपको बताऊं बेटा, मान लो मेरे पास ना 4 कस्टमर आए और चारों ने बोला कि मेरे को ना, कोई बोला प्रोडक्ट ए चाहिए, कोई बोला बी चाहिए, कोई बोला सी चाहिए, कोई बोला डी चाहिए। तो मैं अपने लेबर को क्या करूंगा, जॉब कार्ड इशू करूंगा कि भैया ये वाला जॉब ए, जो प्रोडक्ट ए है आप बनाओगे, प्रोडक्ट बी आप, प्रोडक्ट सी आप, प्रोडक्ट डी आप। तो मैंने सबको क्या कर दिया,
जॉब इशू कर दी और उसके लिए कार्ड इशू कर दूंगा, ताकि उस कार्ड में वो लिख सकें कि उस जॉब को कंप्लीट करते समय उन्होंने एक्चुअल में कौन कौन सा मटेरियल कितना कितना क्वांटिटी के अंदर कंज्यूम्ड करा है। तो जॉब कार्ड में प्रोडक्शन के टाइम में वर्कर फिल करते हैं कि हम कौन कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, कितना कितना यूज कर रहे हैं। तो जॉब कार्ड यूज होता है बेटा कहाँ पे, प्रोडक्शन के अंदर। तो ये हमारा प्रोडक्शन रिलेटेड रिकॉर्ड्स है, ना कि स्टोर रिलेटेड रिकॉर्ड्स। क्लियर बेटा? आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकॉर्डेड इन बिन कार्ड। बेटा बिन कार्ड में क्या रिकॉर्ड नहीं होता? आपको मैंने बताया था बेटा बिन कार्ड मेंटेन कौन करता है? स्टोर कीपर। क्या मेंटेन करता है उसमें? बिन कार्ड इज मेंटेन्ड बाय द स्टोर कीपर। अब बिन कार्ड में वो क्या लिखता है? वो लिखता है कितना मटेरियल आया, कितना इशू हो गया, कितना नॉर्मल लॉस की वजह से खराब हो गया। तो ये देखो मटेरियल रिसीव्ड, ये भी बिन में आता है। इशू, मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये भी आएगा। लॉस ऑफ मटेरियल, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, कितना मटेरियल लॉस हो गया, ये भी लिखेगा। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर ये नहीं आता। ये क्या है बेटा? ध्यान से समझो, ये दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए और बी। डिपार्टमेंट ए को मटेरियल इशू करा था 100 किलो, लेकिन इसके पास बेटा 5 किलो मटेरियल बच गया। तो इसने क्या करा, ये 5 किलो मटेरियल बी को दे दिया। अब ध्यान से देखो, जब ए को 100 किलो मटेरियल दिया था तो वो यहां आ गया होगा इशू के अंदर बेटा, वो यहां आ गया मटेरियल इशूड, 100 किलो चला गया। अब इसमें से 5 किलो ये इसको दे रहा है, तो क्या इसकी एंट्री स्टोर में होगी? क्या ये जो 5 किलो ए ने दिया, डिपार्टमेंट ए ने बी को, क्या ये मटेरियल स्टोर से इशू हुआ है? नहीं बेटा, मटेरियल जब स्टोर में आएगा तो स्टोर कीपर रिकॉर्ड करता है, जब जाएगा तो रिकॉर्ड करेगा, या स्टोर में पड़े पड़े कोई नॉर्मल लॉस हो जाए, एबनॉर्मल लॉस हो जाए, उसको रिकॉर्ड करेगा। एक बार स्टोर से मटेरियल चला गया, मटेरियल स्टोर से इशू हो गया 100 किलो, उसके बाद ये डिपार्टमेंट आपस में ट्रांसफर करें या कुछ भी करें, उसकी एंट्री बेटा हमारे बिन कार्ड में नहीं होगी। तो यहां पर इसका सही आंसर है बेटा इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग बिन कार्ड में नहीं होता है। चलो बेटा एक एग्जांपल से समझना, जरा ध्यान से देखो। मेरे स्टोर में ना बेटा, मेरे स्टोर में ओपनिंग बैलेंस है मान लो 100 किलो, और हमने परचेज कर लिया मान लो 500 किलो। तो हमारे गोडाउन में परचेज करने के बाद टोटल कितना मटेरियल है? 600 किलो। अब इसमें से हमने इशू कर दिया बेटा मान लो कितना, 200 किलो, तो बचा कितना सर? 400 किलो। अब जब ये 200 किलो हमने इशू कर दिया, तो 200 किलो में से अब 5 किलो ये बी को दे रहा है, 200 किलो में से 5 किलो ए डिपार्टमेंट बी को दे रहा है, तो क्या इसका इंपैक्ट मेरे क्लोजिंग स्टॉक पे आएगा? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर हुआ क्या था, 200 में से 195 किलो कंज्यूम्ड हो गया और 5 किलो यहां जाकर कंज्यूम्ड हो गया। तो अल्टीमेटली ये जो 200 किलो कंज्यूम्ड हुआ है, इसका रिकॉर्डिंग मैं ऑलरेडी पहले से ही बिन कार्ड में कर चुका हूं, तो दोबारा से करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो बेटा इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर को हमारे बिन कार्ड के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। आइए बेटा आंसर देख लो बेटा, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। नेक्स्ट है बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन, बेटा इसका आंसर है टाइम। बेटा अब ये रेशो चैप्टर आपका बेसिकली कहां पर है बेटा? एफएम के अंदर है, ग्रुप 2 में। वहां पे हम बताएंगे बेटा ये सारी जितनी भी टर्नओवर रेशोज है बेटा, रेशो चैप्टर वैसे बेटा आपने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा रेशो एनालिसिस, तो वहां पर आपने देखा होगा बेटा जितनी भी टर्नओवर रेशोज हैं बेटा वो सारी किस में निकलती हैं? टाइम्स के अंदर निकलती हैं। तो इसका आंसर है बेटा टाइम में। जनरली a dash turnover and dash days average inventory held is preferable, बेटा इसका आंसर है हाई एंड लो। हाई टर्नओवर एंड लो डेज एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड इज प्रेफरेबल। बेटा
इसको अभी आप रिटेन कर लो, याद कर लो। इसका आंसर ग्रुप 2 में जब मैं रेशो एनालिसिस पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को जब मैं डिस्कस करूंगा तो वहां से समझ में आएगा कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हाई होना चाहिए, और अगर ये हाई है तो ऑटोमेटिकली इसका एवरेज होल्डिंग पीरियड बेटा लो ही आएगा, ऑटोमेटिकली लो आएगा। वो फार्मूला, उसकी सारी समरी के अंदर मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा बेटा, लेकिन बस अभी आप याद रख लेना बेटा, हाई टर्नओवर और लो एवरेज डे, एवरेज होल्डिंग पीरियड, एवरेज इन्वेंट्री हेल्डिंग पीरियड या हेल्ड इस प्रेफरेबल होता है बेटा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हाई और आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो लो होगा। आइए नेक्स्ट देखो बेटा, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इन द ऑर्डर इन विच दे आर परचेज्ड इज कॉल्ड एज डैश मेथड। बेटा प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इन द ऑर्डर इन विच दे आर परचेज्ड, बेटा मैंने पहला मटेरियल परचेज करा था 100 किलो एट द रेट 5, दूसरा 50 किलो करा एट द रेट 6, तीसरा 80 किलो करा एट द रेट 7। तो बेटा हम पहला मटेरियल पहले यूज करेंगे, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ये कहां पर आता है? फीफो मेथड के अंदर। तो वो यही कह रहा है इन दी ऑर्डर इन विच दे आर परचेज, जैसे ये पहले परचेज हुआ है, फिर ये परचेज हुआ, ये परचेज हुआ, तो जो पहले परचेज हुआ है पहले यूज होगा, फिर जो हुआ है परचेज वो यूज करेंगे, उसके बाद जो परचेज हुआ है फिर वो यूज करेंगे। ये किस मेथड के अंदर आता है बेटा? फीफो मेथड के अंदर। तो इसका आंसर है बेटा फीफो। इसके बाद बेटा अंडर लीफो द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड जनरली एट डैश प्राइसेस। लो बेटा पहले मेरे पास मान लो मटेरियल पड़ा था 5 रुपए का, ये मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है तो मैंने इसे बोल दिया ओपनिंग बैलेंस, और मैंने न्यू खरीदा है बेटा, वो इस बार 5 की जगह कितने में आ रहा है? 8 रुपए में। और लीफो मेथड कहता है जो आपने बाद में खरीदा है उसे पहले यूज करो, तो ये इशू हो गया। तो अभी भी देखो मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है बेटा वो पहले वाले प्राइस पे ही रिकॉर्ड होगा 5 रुपए में, क्योंकि 8 पे रिकॉर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि ये मटेरियल ऑलरेडी मैं इशू कर चुका हूं। तो लीफो मेथड में क्या होता है बेटा, जो भी हमारी इन्वेंट्री होती है उसका वैल्यूएशन होता है किस पे? अर्लीस्ट प्राइस के ऊपर, यानी जो पहले वाला प्राइस था इसके ऊपर बेटा। तो यहां पे इसका आंसर क्या है बेटा? अर्लीस्ट है बेटा। यहां पर ये 5 रुपए वाला प्राइस क्या था? अर्लीस्ट प्राइस था। 8 वाला तो इशू हो गया, तो आप जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालोगे तो वो इस अर्लीस्ट प्राइस के ऊपर ही निकलेगा बेटा। इसका आंसर है बेटा अर्लीस्ट प्राइस। मटेरियल रिटर्न टू वेंडर इज ट्रीटेड एज डैश इन द स्टोर लेजर। बेटा देखो जब हम वेंडर से खरीदते हैं तो हमारे पास मटेरियल आता है तो हम उसको दिखाते हैं रिसिप्ट कॉलम के अंदर। इसी तरह से अगर कोई मटेरियल वापसी कर दिया तो हम उसको दिखाएंगे इशू कॉलम के अंदर। वेंडर से परचेज करा रिसिप्ट, वापस करा इशू, तो ये चला जाएगा कहां पे बेटा? इशू के अंदर। आइए बेटा लास्ट एमसीक्यू ऑफ दिस क्लास बेटा, द प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ मटेरियल एंड स्टोर्स रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब ऑर्डर। बेटा एक जॉब आई, उस जॉब का एनालिसिस करके हमने पता लगाया कि कौन कौन सा मटेरियल चाहिए, कितना कितना क्वांटिटी चाहिए, और उसके बाद जो लिस्ट बनाई जाती है बेटा उस लिस्ट को किस नाम से जानते हैं हम? बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल। अभी बता रहा था बेटा एक नई जॉब आई तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जॉब का इवैल्यूएशन करता है, एनालिसिस करता है कि कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, कितना कितना लगेगा, और उसकी लिस्ट तैयार करता है, और वो लिस्ट ही क्या होती है बेटा? बिल्स ऑफ मटेरियल। बोलो बेटा आज की क्लास में कोई डाउट? चलिए बेटा